क्योंकि लोगों के पास में होता नहीं है। लोग चाहते हैं कि सारी जिंदगी जो है फिल्मों की तरह 2 घंटे में खत्म हो जाए, तो जिनकी फिल्म की 2 घंटे की फिल्म नहीं होती है, जिंदगी में बहुत तेज आते हैं। अस्थियां जो हैं वो हमारे पास में है। उसका मतलब ये कि 1952 में भारत सरकार ने हमारी जो एम्बेसी है वो हड्डियां अपने कब्जे में ले ली। हम वहां पे वो जो रंगोजी टेम्पल है उसके प्रीस्ट को पैसा देते हैं हम लोग रखने का। तो उसका मतलब ये है कि ये अस्थियां किसी जापान सरकार के पास, जापान के पास में नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट की कस्टडी में है। हमने सिर्फ फिजिकल पोजीशन दे रखा है रंगोजी टेम्पल के प्रीस्ट को, जिसको हम चुपचाप से पैसा खिलाते हैं। ये कहानी निकल के आ गई है। तो अब इसमें ये निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये कि अगर आपने डीएनए टेस्ट करवाना है वो कल सुबह हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 100% डीएनए के फेवर में, कल सुबह टेस्ट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जस्टिस मुखर्जी वहां जाते हैं ताइवान में और सॉरी आपके टोक्यो में, और वो कहते हैं कि ये मुझे खोल के दिखाओ अस्सी कलेक्शन क्या है क्या नहीं करके, ताकि मैं एक्सपर्ट को कंसल्ट करूं। तो ये कुछ बहाने मार मूल के उनको टका देते हैं। उसके बाद में उनको आदेश देते हैं कि हमारी एम्बेसी को ये इस कलश को खोलो और इसकी हड्डियों की फोटो लेकर मुझे भेजो। तो ये उनकी फोटोग्राफ लेकर के वो निकलती है बहुत सारी कि उस कलश के अंदर पड़ा गया, तो बहुत सारी हड्डियों के टुकड़े हैं चले हुए। तो जस्टिस मुखर्जी ने ये हड्डियों के जो टुकड़े हैं, ये जो फोटोग्राफ्स हैं, ये जाने माने डीएनए एक्सपर्ट्स को, भारत में एक लालजी सिंह थे, अमेरिका में टेरी मिल्टन, अंग्रेज भी थे, उनको जापानी, उन सबको दिखाई। सभी लोगों का बोलना ये था कि ये हड्डियां जली हुई हैं। हड्डी अगर पुरानी हो तो डीएनए टेस्ट हो जाएगा, हड्डी अगर लाख साल पुरानी होगी तो डीएनए निकल जाएगा, लेकिन जलने के बाद में वो डीएनए खत्म हो जाता है। तो इसमें चांसेस हमने बोला कि डीएनए निकलने के नील के बराबर है। लेकिन जो अमेरिकन एक्सपर्ट टेरी मिल्टन था, उसका ये मानना था, उसने बोला कि देखिए इसमें डीएनए टेस्ट मैं कर सकता हूँ, मिटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट होता है। मिटोकॉन्ड्रियल होता है, आप किसी को पता, मैं तो ले पर्सन हूँ, वो माँ से बेटी और बहन में आता है, तो वो बड़ा अच्छा पकड़ में आता है। तो अगर नेताजी की मदर की साइड से अगर सैंपल मिल सकता है तो पकड़ना आसान है। तो उनकी मदर की तरफ से थे सैंपल, एक नेताजी की बड़ी बहन के की लड़की ने खून का सैंपल दिया था, नेताजी की बड़ी बहन के पोते ने सैंपल दिया। तो ये मदर की साइड में आता है, मदर से बहन लड़की में आता है, लड़के में ट्रांसफर नहीं होता। मिटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट कहते हैं उसको, मिटोकॉन्ड्रियल कुछ डीएनए होता है। तो उसने कहा मिटोकॉन्ड्रियल टेस्ट करने को, और सैंपल अवेलेबल थे कि नेताजी की मदर की साइड से सैंपल लोगों ने खून के दिए थे मुखर्जी कमीशन को, कि मैं ये टेस्ट करने को तैयार हूँ, बशर्ते आप इसका पहले फॉरेंसिक फॉरेंसिक टेस्ट करवाओ। जो फॉरेंसिक टेस्ट होगा एंथ्रोपोलॉजी, वो आपको बताएगा कि हड्डी किसकी इंसान की जानवर की है, हड्डी इंसान की है, ये तो हमारे साथ ही बता देगा। तो ये बेसिकली है कि वहाँ पे एक्चुअली बहुत बड़े बड़े आपके जो है ना ये जबड़े के टुकड़े हैं यहाँ पे, और सिर के टुकड़े हैं मोटे मोटे। तो जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं एंथ्रोपोलॉजी वाले, वो इसको देख के बहुत बातें क्लियर कर देंगे। जैसे कि ये कहा जाता है कि अगर आदमी अगर हाइट में छोटा भी है तो ये सिर का जो टुकड़ा है ये मोटा होता है, लेडीज में पतला होता है हाइट से बढ़ने का। तो जो एक्सपर्ट हैं उनके पास में ये 50 सीधे पकड़ने की, तो ये अगर ये इनको बता एंथ्रोपोलॉजिकल टेस्ट से भी कहानी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जब जस्टिस मुखर्जी ने यहाँ तक पहुंचे हैं इस डीएनए टेस्टिंग में, तब तक एक बात बड़ी क्लियर हो चुकी है एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इचिरो ओकुरा नाम के एक जापानी फौजी की बॉडी को नेताजी की बॉडी बना के फूका गया था, इसीलिए उसकी फोटोग्राफ में नहीं ली उन्होंने, वो रीजन था उसका, बुद्धिस्ट तरीके से उसको क्रिमेशन किया है। और इसीलिए ये हड्डियां इचिरो ओकुरा नाम के व्यक्ति की है, ये सुभाष बोस की हड्डियां नहीं, ये जस्टिस मुखर्जी ने क्या दिया बुक के अंदर। तो अगर आप इसमें फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिकल टेस्ट करेंगे तो आपको ये इंडिकेट हो सकता है कि ये हड्डी भारतीय की है कि जापानी की है कि किसी अंग्रेज की है, क्योंकि फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिकल टेस्ट में ये बातें आप पकड़ सकते हैं। तो सवाल ये है कि नेताजी की हड्डियों का डीएनए टेस्ट क्यों नहीं होता? आंसर ये है कि सरकार मुखर्जी कमीशन ने इनको बोला था, लेकिन सरकार के वो मुंह में सांप सूंघ गया मुंह के अंदर, सरकार ने नहीं करवाया। तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो खुल के आपको यहाँ से बोल रहा हूँ, हम सारे चाहते हैं इन हड्डियों का आप टेस्टिंग कराओ। सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो आपको समझ में आएगा बाद में, उसका मतलब कि ये टेस्ट किसी फॉरेन कंट्री की लैब में अमेरिका में करवाना है, ये किसी देसी लैब में हमें नहीं करवाना। ये जो बैठे हैं दिल्ली के अंदर के पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं, ये झूठी रिपोर्टें निकालने में एक्सपर्ट है, करवाओ उसका टेस्ट अमेरिका में किसी लैब में, आपको मालूम चल जाएगा हड्डी किसकी है। सरकार ने जो फाइलें पब्लिक करी हैं उसमें से ये रिकॉर्ड मैं दिखा रहा हूँ आपको कि इसमें से आपको मालूम चल जाएगा कि वो भारत सरकार जो पिछले 50-70 साल से बोल रही है कि सुभाष बोस की हड्डियां जापान में पड़ी हैं, हम भारत में लाना चाहते हैं, लेकिन ला नहीं पाते क्योंकि लोग उसके खिलाफ, मतलब कुछ लोग खिलाफ में, व्हाटएवर। जब इनको बोला गया कि डीएनए टेस्ट करवाओ, तो सरकार की फाइल में ये लिखा हुआ है, इफ द रिजल्ट इज, अगर रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो सारा इशू सॉल्व हो जाएगा। इन केस रिजल्ट कम्स इन नेगेटिव, एज द रिजल्ट डज नॉट टैली विद द biological samples connected with the relatives, one can imagine patient relation कि अगर लेकिन मिला नहीं
तो पूरे देश में बवाल मच जाएगा। तो इनको डर छा रहा था, इनको डर खा गया कि भैया मैच किया और अगर मैच नहीं हुआ तो मारे जाए। तो तुम 70 साल से अगर तुम ये लोगों को ये बातें बता रहे हो कि नेताजी की हड्डियां तो करवाओ टेस्ट, इसका मतलब सरकार को डर है कि ये हड्डियां उनकी शायद नहीं है, ये तो ये करवा देते टेस्ट। ये उनका डर साफ दिखाई दे रहा है इस लैंग्वेज में उन्होंने यूज किया। और डीएनए टेस्ट करवाना क्या बड़ी बात है भारत देश के अंदर? तो छोटे छोटे केसेस दिल्ली में होते हैं, छोटे छोटे केसेस, वहां पे दुनिया जहां के लोग जमीन आसमान एक हो जाता है। अब जैसे आपको ये याद होगा, पता नहीं आपको कि भमरी देवी मर्डर केस हुआ था अपना यहाँ पे राजस्थान के अंदर, और प्रॉब्लम ये थी कि उसके अंदर भमरी देवी की डेड बॉडी अवेलेबल नहीं थी। आप साबित कर सकते कि डेथ हो गई। उसके बाद में फिर ये प्रॉब्लम है कि मार मूर के वो जंगल में कहीं जाके उसकी हड्डी बड्डी काट दी, उसको उठा करके जला दी। तो जब तक आपको प्रूव ही नहीं किया कि वो डेथ हो गई, आप कैसे केस बनाओगे? तो ये सीबीआई ने केस कैसे क्रैक किया? सीबीआई ने पूरी इंक्वायरी करी और वो पहुंच गए, करते करते वो जाकर के उन्होंने जाके वो हड्डियां ढूंढ के निकाली किसी जगह से करके। और जब ये घटनाएं घट रही थी कि इंक्वायरी हो रही है, आप जगह जगह पर करते हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिस तरह की बातें हम लोगों को, जो नेताजी के समर्थक हैं, हमको सुनने को मिलती है। 50 साल हमको हो गए, 50 साल पहले लोग बोलते थे क्या होगा, छोड़ो, जो चला गया तो चला गया, कल की बातें छोड़ो, नई बातें करो, क्या बेकार में गड़े मुद्दे फाड़ रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो देश का, नई बातें करो। तो ये सारी बातें भमरी देवी केस में एप्लीकेबल नहीं होती है। कोई ऐरा गहरा मर्डर केस होगा तो आप उसमें लाखों रुपए पानी भागोगे, तब आपको पैसे की चिंता नहीं होती है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको ये सारे एक्सपीरियंस तो यही जो मानसिकता थी जो 1950 के दशक में थी कि क्या करना है, छोड़ो, सब कुछ करो, उसी की वजह से ये केस सॉल्व नहीं हुआ। नहीं तो ये केस 1950 में ही सेटल हो जाता। और ये लोग इन्होंने, क्योंकि और छोटे मोटे केसेस में ये लोग पहाड़ धरती पे लेकर आ जाएंगे अगर उनका बस चलेगा तो। और बड़ी बड़ी बातें होती है कि जस्टिस आएगा, जस्टिस पर जैसे कलाल है, जस्टिस फॉर अरुषि तलवार। तो जस्टिस पर सुभाष चंद्र बोस ने क्या पाप किए थे भैया? उसका भी जस्टिस करवाओ, उसके भी तो घरवाले होते हैं। नेताजी की एक भाई बहन ने नहीं मारा, उसकी पेनकेशमेंट है, तो उनका ह्यूमन राइट्स नहीं है क्या? ह्यूमन राइट्स सारे आतंकवादियों के होते हैं देश में क्या? तो ये प्रॉब्लम आ रही है। इन्होंने हड्डियां ढूंढ ढांड के और जगह भेजी उन्होंने अमेरिका की एफबीआई लैब में, और अमेरिका की एफबीआई के लिए अच्छा एग्जांपल आंसर आता है कि हड्डी उसके पूरा रिजॉल्व हो गया। तो सुभाष बोस में करने में क्या प्रॉब्लम थी? करवाओ टेस्ट। अगर भमरी देवी का है उनकी केस में अगर हम लोग अमेरिकन एफबीआई लैब पे जा सकते हैं, और भी बहुत सारे केसेस है, तो हम लोगों ने क्या पाप किए? हमें क्यों आप थर्ड क्लास गवर्नमेंट की लैब देते हो उसके बाद में? तो ये पॉइंट है। और उसके बाद फिर ये एक अपने में एक डॉक्यूमेंट है जो आपको दिखा देगा कि हमारी सरकार का इंटेंशन जो अच्छा नहीं है। वही मुखर्जी आयोग जो हाई कोर्ट के फैसले बना था, जिसने अपनी इंक्वायरी करी है, इतना भयानक इशू है किसी की मौत का, होगी नेताजी की मौत का, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट का जज अपनी रिपोर्ट दे रहा है। उस रिपोर्ट को सरकार ने, मुझे मालूम कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने बिना कारण बताए रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। ये एक्शन टेकन रिपोर्ट है जो पार्लियामेंट में टेबल हुई। कोई छोटा मोटा केस होता तो पूरे देश में आग लग जाती। इसी से इनका इंटेंशन दिखाता है कि इंटेंशन को फैला पड़ेगा। इसके बाद में तो प्लेन कैश की थ्योरी को मेरे पास बोलने के लिए 50,000 पॉइंट है, लेकिन मेरे को प्रेजेंटेशन 6 घंटे की नहीं करनी है। लेकिन प्लेन कैश की थ्योरी को तो एविडेंस नहीं मिल रहा। तो हम आते हैं दूसरे एंगल में कि साहब नेताजी रूस में थे, क्या हुआ। देखिए रूस वाली कहानी लंबी है, मैं आपको सिंपल सी बता रहा हूँ उसमें कि रिपोर्ट्स जो अवेलेबल हैं इंटेलिजेंस वगैरह की, जो डीक्लासिफाई हो गई हैं या बाहर से निकाली है, वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि नेताजी रूस में हो सकते हैं। तो ये रिपोर्टों में जिक्र आ रहा है, तो उसमें आपको मैं दिखा सकता हूँ रिपोर्ट्स, लेकिन ये जिक्र आ रहा है कि वो नेताजी रूस में हो सकते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्या फिर आपके पास में क्या लीगली एडमिसिबल एविडेंस है कि नेताजी रूस में थे? मेरा आंसर है नहीं, क्योंकि ये रिपोर्ट्स कोर्ट में नहीं चलती हैं। फिर आप मुझे बोलेंगे आप फिर आप इसे सबूत कैसे बता रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जो हमारी सरकार बोलती है, उसका तुम्हारे पास में क्या प्रूफ है लीगल एडमिसिबल? कुछ नहीं है। आपको पता है कि दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने का लीगली एडमिसिबल एविडेंस क्या होगा? कि दाऊद इब्राहिम जो है बॉम्बे के किसी कोर्ट में जाकर के एफिडेविट दे कि मेरा नाम दाऊद इब्राहिम है, मैं कराची में रहता हूँ, तब कोर्ट मानेगा कि वो वहां बैठा हुआ। अमेरिकन जब अबाटाबाद में गए थे उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, उनके पास में क्या एविडेंस था? नोटरी का। दुनिया में सारे इंटेलिजेंस के ऑपरेशंस ऐसे होते हैं छोटी छोटी बातों पे, और आप मुझसे लीगली एडमिसिबल एविडेंस मांग रहे हो तब, जबकि सरकारें अपनी फाइलें खोलने को राजी नहीं है। लेकिन ओपन एंड शट केस है कि वो वहां पे थे। आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे ये आपको इस रिपोर्ट में छोड़िए, ये आपको मैं बता रहा कि दो कंबाइंड सेक्शन की इंक्वायरी हुई थी, जिसमें मैकराइट थे, फिनी थे, वो सब थे। इसकी ये इंक्वायरी की आखिरी अवेलेबल रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट को मैंने एक फॉर्मर डायरेक्टर आईबी को दिखाया था, उसने मुझे बड़ा अच्छा लेक्चर दिया उसके बारे में, और एक बात, कई बातें समझाई। उसमें से एक बात समझने वाली ये थी कि रिसर्च में, जर्नलिज्म में और आपके रिसर्च, जर्नलिज्म और इंटेलिजेंस में एक कॉन्सेप्ट कॉमन है
अगर 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेज कंफर्म करते हैं पॉइंट को तो वो सच होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी आपका मान लीजिए बैठा हुआ है आपका साउथ अमेरिका में, वो कहता है कि ओसामा बिन लादेन जो है पाकिस्तान में बैठा हुआ है। दूसरा आदमी जिसका लिंक इस आदमी के साथ में नहीं है वो बैठा हुआ युगांडा में, वो कह रहा है कि साहब ओसामा बिन लादेन जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। तीसरा बंदा जो आपका बैठा हुआ है भारत में वो भी यही बात बोल रहा है। तो 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेज अगर एक पे कन्वर्ट कर जाए आप लेके चलो सच्चा, ये बड़ा पुराना था रूल है। तो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट आ रही है कंबाइंड सेक्शन की, इसका मल्टीपल सोर्सेज जो हैं वो सारे ये बोल रहे हैं कि सुभाष बोस जीवित है, तो ये गलत नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें उन्होंने मेंशन किया, इट सीम्स क्लियर दैट बोस एंड स्टाफ वर ट्राइंग टू मेक ए गेटवे टू रशिया, कि नेताजी और उसके साथी रूस जाने की कोशिश में थे। नेताजी रूस जाने वाले थे, कोशिश कर रहे थे। ये बात भारत सरकार अभी तक मानने को तैयार नहीं कि जब वो मानेंगे तो फंसेंगे, क्योंकि उसमें डिबेट्स होंगी। दूसरा ये लिख रहे हैं कि हबीबुर रहमान, प्रीतम सिंह, गुलजार सिंह हासन कि जो लोग नेताजी के साथ में उनके आखिरी दिनों में साथ में थे, उनका इंटरोगेशन हो गया, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद में वो आखिरी में बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया कि रशिया के जो सीनियर सोर्सेज हैं वहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो भारत और रूस के अंदर है। जैसे यहाँ लिखा उन्होंने, इन्फॉर्म बाय रशियन एम्बेसडर इन काबुल दैट देयर वर मेनी कांग्रेस रिफ्यूजीज इन मॉस्को, कि रशिया के एम्बेसडर ने बोला कि नेताजी मॉस्को के अंदर है। और ये एक और लिखा है कि मोराडोव द रशियन वाइस कॉन्सल जनरल इन तेहरान, रशिया का वाइस कॉन्सल जनरल जो तेहरान में, वो कह रहा है कि सुभाष बोस रूस के अंदर है। तो ये इसलिए खबरें आ रही हैं नेताजी के मरने के महीनों बाद में। इनफैक्ट एक रिपोर्ट निकल के गांधी जी को मालूम था कि नेताजी रूस में थे मरने के 1 साल बाद, वो भी रिपोर्ट निकल के आ गई। तो ये इतनी बातें आ रही हैं, इसका मतलब इसमें कोई मजाक नहीं है, बहुत इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अब इसका सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि हम जो है, हमारी भगवान भला करे हमारी रूस की एम्बेसी बैठी है, नेताजी रूस में थे नहीं थे इसको जानने के लिए मुझे किसी रिसर्च स्कॉलर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा जाऊंगा रूस की एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, उनसे पूछूंगा भैया तो बताओ तुम्हारे पास में आदि नहीं था हमारा, हमारे उनसे अच्छे संबंध उनसे बनेंगे। तो ये जब हम प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे, अभी मैं बताऊंगा कैसे मिले, वो भी बहुत लंबी चौड़ी कहानी, तो हमने उनसे यही किया कि भारत सरकार ने, बड़ी अजीब सी कहानी कि भारत सरकार ने कभी रूस से नेताजी को लेकर खुल के बात नहीं करी, कम से कम जब तक पंडित जी और इंदिरा जी थे उन्होंने कभी नहीं पूछा। और इनफैक्ट एक किसी विदेश मंत्रालय के व्यक्ति ने गवाही दी थी अपनी, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी था, उसने बोला कि हम एक पार्टी में थे और पार्टी में पंडित जी भी खड़े थे और साथ में रूस के एम्बेसडर थे। मैंने पंडित जी को बोला कि पंडित जी ये रूस का एम्बेसडर खड़ा है, इससे नेताजी की बात करो। तो पंडित जी बोलते हैं कि तुम क्या चंडू खाने वाली बातें कर रहे हो। तो लेकिन अब हमें सब डाटा दिखाई दे रहा है, पंडित जी आज जिंदा होते तो पंडित जी की खैर नहीं थी, है नहीं, तो इसलिए हम ये बातें कुछ कोर्ट में जा सकते नहीं, लेकिन वो साफ निकल के आ रहा है कि चीजों को छुपाया गया सदेश में। तो वहां पे कॉमन सेंस है। पहली बार भारत ने डर करके, जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो पहले हमने डर के मारे रशिया से पूछा ही करें। लेकिन ये जो भी हमने अप्रोच की है रशियन गवर्नमेंट पे, वो बड़े लो लेवल पे की। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी चैनल का या मीडिया समूह का रिपोर्टर आपसे इंटरव्यू ले और उसी चैनल का या मीडिया का एडिटर आपसे इंटरव्यू ले, इससे बहुत फर्क होता है। तो लेवल का फर्क आता है कि कौन आपसे बात कर रहा है, रिपोर्टर बात कर रहा है कि बॉस बात कर रहा है दोनों एक ही समूह के। तो आपको, और ये बड़े रिकॉर्डेड एग्जांपल्स हैं कि जब आपको इंफॉर्मेशन निकालनी हो, खासकर इस तरह का जहां कंट्रोवर्सी है, तो आपको ऊपर के लेवल पे प्रेशर लगाना पड़ेगा। और ऐसे केसेस हैं कि रूसियों ने 50 साल तक झूठ बोला है, उसके बाद वो एडमिट कर दिया कि हमने ये काम किया था। तो आप उनको हाईएस्ट लेवल पे उनको पूछो, राष्ट्रपति के लेवल पूछो कि भाई तुम्हारे पास में रिकॉर्ड है कि नहीं है, पहले अपना माल मत्ता दिखाओ कि हमारे पास में ये है, ये हमारी रिपोर्ट है, हमारा आदमी आपके पास में होगा, तब तो आपको आंसर देंगे। तो बड़ी डर के वीपी सिंह जी के जमाने में पहली बार भारत सरकार ने सन 1990 में पूछा, उसके बाद भी 2-3 बार वो बहुत लो लेवल पे। तो जब हम प्रधानमंत्री से मिले तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप खुद जो है प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के, वो राष्ट्रपति पुतिन से बात करें। तो मोदी जी ने हमारे सामने बोला कि सारी बात उस टाइम टीवी पे थी, अगली बार उसकी बाइट निकाल के दिखाऊंगा आपको, कि उन्होंने बोला कि हाँ मैं राष्ट्रपति पुतिन से मिलूँ। ये बात 2015 की है कि मैं पुतिन जी से मिल रहा हूँ, तो मैं उनसे बात करूंगा। अब मोदी जी ने बोला है तो बात की होगी, लेकिन आज तक हमें नहीं पता कि बात की कि नहीं की, कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं गई। लेकिन थोड़े समय बाद ये खबर आती कि हमारी विदेश मंत्री जो थी सुषमा स्वराज, उन्होंने रशिया के विदेश मंत्री सुभाष बोस को लेकर बातचीत की थी। उसका एक बाइट आपको मैं दिखाता हूँ, फिर इसी बहाने ऑडियो आपको चेक हो जाएगा। ऑडियो इसको चलाओ भी, ये वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे वीडियो अच्छे बहुत सारे। ये वीडियो मैं छोड़ दूंगा,
तो विदेश, तो हमें ये नहीं पता कि सुषमा जी की जो बातचीत हुई है, इसमें ऑडियो नहीं आ रहा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो सुषमा जी ने बात की है ये पता है, लेकिन सुषमा जी की जो विदेश मंत्री की जो बातचीत हुई है रूसी विदेश मंत्री से, वो टॉप सीक्रेट है, तो डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब 2019 में ये सवाल पूछा गया पार्लियामेंट में, तो ये जवाब आया कि रशिया ने बोला कि हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इन्होंने वो डॉक्यूमेंट यूज किया, लेकिन एक्चुअल में जो वर्ड लिखा हुआ है वी हैव नो इन्फॉर्मेशन। तो ये मीडिया में खबर छप गई, और मैंने 2-4 मीडिया वालों को बैठ के मैंने उनको डांटा, मैंने कहा तुम लोग ये खबरें छाप देते हो, हम लोग बैठे हमसे बात कर लिया करो, हम आपको बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। उसने कहा, आपने मान लिया, वो जो मर्जी आपको बोली देना आप एक्सेप्ट कर लो, ऐसे नहीं होता। आप लाइफ इतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। तो ये वी हैव नो इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ये एक जुमला होता है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, जुमला हम लोगों को देते हैं बात को भटकाने के लिए। तो ये इस जुमले का मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं एक बार। ये भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होती है ताशकंद में। आधी भारत सरकार मौजूद है ताशकंद में, रक्षा मंत्री वहां, रक्षा सेक्रेटरी, रक्षा सचिव वहां पे, फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी, हमारा गजर ये कॉल बैठा था वहां पे। हमारी आधी सरकार के सारे टॉप लेवल के मंत्री और सब लोगों का डेलीगेशन यहाँ से गया था, वो ताशकंद में थे, प्रधानमंत्री मर गया। मैंने उनसे सवाल मांगा कि मुझे आप उनके रिकॉर्ड निकाल के दीजिए, तो ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सूचना के अधिकार में, the concerned division has conveyed that they don't have information, we don't have any information। साबित आपको मान सकते हैं कि भारत की आधी सरकार बैठी है ताशकंद में और प्रधानमंत्री मर जाता है और विदेश मंत्रालय कह रहा है we have no information। इसका मतलब क्या है? एक और एग्जांपल आपको देता हूं मैं। अभी हमारा ये कश्मीर में जब हमारा आर्टिकल 370 हटा था, तो ऑलरेडी दिल्ली में चर्चा शुरू हुई थी कि हटने वाला है। मीडिया में लोग डिस्कस करते, सोशल मीडिया में हम लोग मजाक कर रहे थे कि सोमवार को ये होगा वो होगा। तो जो पॉलिटिकल पार्टी जो कश्मीर में इससे खुश नहीं थी, वो गई उस जमाने के जो गवर्नर साहब थे उनसे बातचीत करी और उनसे पूछा कि क्या ये हटने वाला है, क्या ये होने वाला है? तो उनका उसका जवाब था आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। तो ये आई हैव नो इन्फॉर्मेशन जुमले का मतलब होता है आई हैव नो इन्फॉर्मेशन टू गिव टू यू। तुम्हें क्यों बताऊंगी मैं, तुम कौन? जुमला है ये। तो उसने जुमला दिया, आपने मान लिया। तो मैं ये कि मजाक में ये एक मीम बना के हमने डाला फेसबुक ट्विटर में, तो उसमें पुतिन जी बुला रहे हैं हमारे मोदी जी को कि तुम्हारे तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिकॉर्ड तुमने नेताजी के पब्लिक किए नहीं, हमारे से क्यों मांगते हो भैया केजीबी के रिकॉर्ड इंटेलिजेंस? भाई दुनिया में सत्य व इंसाफ दिलाने का ठेका किसने लिया हुआ? हम लोगों ने लिया हुआ। अपने खाने में पेट में रोटी हो ना हो, लेकिन दुनिया में शांति हम लेकर आएंगे, भारत के लोग। ठीक है जी। तो आप लोग जो हम सब जगह सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। हम लोग अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो के रॉ के रिकॉर्ड छुपा के बैठे हैं सुभाष बोस के। आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि दुनिया की दूसरी ताकतें आपको रिकॉर्ड देंगी? रशिया क्यों देगा आपको रिकॉर्ड? जब भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि नेताजी प्लेन क्रैश में मर गए, रशियन पागल हैं जो आपको रिकॉर्ड दे देंगे कि सर हमारे पास बैठा था, हमारे दोनों के रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो थोड़ा सा सेंसिबल रिपोर्ट कीजिए। क्या ये लोग बैठ के बचकानी बातें, कौन से जमाने में रह रहे हैं? तो ये कहानी। तो रशिया की थोड़ी यहाँ की है, ये हल्का सा आपको बेसिकली ज्यादा लोगों को यहाँ पे ही समझ में आ जाएगा। हम सब लोग समझदार हैं, इस सेगमेंट से ही आपको रियलिटी समझ में आ जाएगी। ये कहानी है कि ये आज मैं और आप कटक में, मैं तो पिछले दिनों मेरे आप लेकर आ गए 22 साल में पहली बार यहाँ पर आया, दुनिया भर में लेक्चर दे रहा हूँ। आपने मुझे फोन किया अमेरिका में था, आपको मैंने कहा था कि अमेरिका में लोग सुनते हैं, यहाँ कटक में लेक्चर नहीं करवाते हैं। तो पॉइंट ये कि ये चेंज कैसे आया, कैसे क्यों आप बैठे पिछला 1-1.5 घंटा मुझे बोलते हो, आप क्यों बैठ के सुन रहे हो? 1.5 घंटा शाहरुख खान को नहीं सुनोगे बैठ करके यहाँ पे? तो क्या क्या चेंज, क्यों नेताजी को लेके डिस्कशन दिल्ली में हो रही है, घटनाएं घट रही हैं? हम भी लेक्चर, इससे पहले मैं लखनऊ में था, उससे पहले मैं आईआईटी कानपुर में था। क्या क्या चेंज क्या हो गया? क्यों लोग आईआईटी में, एमआईटी बॉस्टन में लेक्चर दिया, लंदन बिजनेस स्कूल में दिया, हर जगह दिया। ऐसा क्या चेंज आ गया पिछले 5-7 साल में? खासकर यंग लड़के लड़कियां सुन रहे, बूढ़े सुनते, बूढ़े तो बैठ के फिल्में देखते हैं आपको नेटफ्लिक्स पे जाकर, और मेरा मुंह मत खुल। तो वो इतना कुछ यहाँ क्या चेंज आ गया कि खासकर यंग लड़के लड़कियां, वो ध्यान रखिए, वोट लड़के लड़के वोट देंगे अमेरिका में। तो ये क्या चेंज है, क्यों इतना नेताजी को लेकर आज का डिस्कशन हो रहा है? तो उसका कारण ये है कि मैं और मेरे कुछ मित्र इकट्ठे हुए, मेरे मित्र वो नगोटिया दूसरे लाइट माइंडेड लोग थे। हम लोग अलग अलग, मैं बात कर रहा हूँ 2005 की, तो शांतन दिल्ली में था, चंद्रचूड़ उस टाइम लंदन में था, श्रीजीत त्रिवेंद्र में अभी भी है, और ये हमारा दोस्त श्रीजीत जो है वो आपके मलयालम टीवी डिबेट्स का सुपरस्टार है। रात को 6 से लेकर रात के 10 बजे तक सारी डिबेट कराता है। ही इज मोस्ट फेमस टीवी स्पोक्समैन वहाँ पे पूरे उसमें, इंग्लिश में बीच में आता है, बहुत जगह एनडीटीवी में आता है, रिपब्लिक में आता है। तो
विशाल दिल्ली में था, मैं भी था। हम लोगों ने उस जमाने में आपके फेसबुक ट्विटर नहीं था, तो आपके याहू चैट रूम हुआ करते थे, तो लाइक माइंडेड लोग थे। अब लोग इंटरनेट पे गंद ढूंढते, हम बैठ के सवाल ढूंढ रहे थे वहाँ पे, तो वो बैठ के हम लोगों ने वो ढूंढना शुरू कर दिया कि क्या करेंगे, तो हमारा कनेक्शन आपस में हो गया। तो हम अभी तक साथ में, और भी लोग थे लेकिन कट कर गए। तो वो करते करते कि क्या करें, तो वहीं से करते करते थॉट निकला था कि हम नेताजी की बात, क्योंकि नेताजी में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, वेरी फ्रैंकली, और किसी, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए आपको जाना पड़ेगा मीडिया और नेता के पास में। जब तक मीडिया और नेता आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, पब्लिक तक बात नहीं जाएगी। ऐसे ही आराम से लेक्चर नहीं हो जाते, आपको लेक्चर करवाने के लिए कहीं ना कहीं एजुकेट करना पड़ेगा। इशू डेड है, यहाँ लोग 2 साल अपने बाप को भूल जाते हैं, बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, तो 1940 में देश छोड़ के चला चुका है, किसको इंटरेस्ट है? और आप पीछे पड़ जाओ किसी को, तो वो छोटी मोटी खबर बनाकर डाल देगा छठे पन्ने में, जहां वो कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करेगा और सारी आपकी सेंसर कर देगा, सारी जो आपने मोटी मोटी बात बोली। तो हम क्या, तो हमने कहा हम नेताजी की बात नहीं करेंगे, हम इस केस को घुमाएंगे। तो 2005 में एक बहुत अच्छा फैसला यूपीए सरकार ने लिया और उसका हमने पूरा फायदा उठाया। वो था कि सूचना का अधिकार, कि आप सूचना के अधिकार के अंतर्गत, जैसे हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और जहाँ हमारे एमएलएज होते हैं हमारे असेंबलीज में, जब वो सवाल पूछते हैं तो सरकार को कानूनी तौर पर जवाब देना केवल देना पड़ेगा। अब हम लोग भी वही काम, हमें भी वही ताकत आ गई है कि मैं भी चिट्ठी लिखूंगा सरकार को, उसी पैटर्न पे, उसी ध्यान तरीके से उनको आंसर देना पड़ेगा। गलत आंसर होगा तो कोर्ट में ले जाऊंगा आपको। तो जैसे आप जिस तरीके से, जितनी संवेदना से पार्लियामेंट में हमारे एमपीज को और असेंबलीज में एमएलएज को उनको जवाब मिलते हैं, वैसे आपको मिलेंगे सूचना के अधिकार पर आप पूछेंगे। तो हमने कहा कि हम नेताजी की बात नहीं करेंगे, और दिल्ली में कहावत है कि कान को पकड़ने के 2 तरीके, तरीके पकड़ो और एक ऐसे लगा के पकड़ो, कि आप डिक्लासिफिकेशन की और ट्रांसपेरेंसी की बात करो, कि जो आदमी नेताजी को पसंद ही नहीं करते, आज के दिन में कोई भी आदमी, खासकर पढ़ा लिखा आदमी और खासकर वो आदमी जो वेस्टर्न कंट्रीज में रह चुका है या वहां से प्रभावित है, वो खुल्लम खुल्ला पब्लिक डोमेन में डिक्लासिफिकेशन को अपोज नहीं कर सकता। वो कहेगा भैया हाँ फाइल पब्लिक करनी, हाँ जी फाइल पब्लिक होनी चाहिए, चाहे फाइल खुलने का उसकी शामत आ जाए, लेकिन वो उसको अपोज नहीं करता। हम लोगों ने इस पूरे केस को चेंज करके हम लोगों ने इसको डिक्लासिफिकेशन का मुद्दा बना दिया, और वही हुआ कि हमारे 2005 के बाद से ये इंफॉर्मेशन 6 के बाद से पहले पन्ने में होता था। हम सरकार से सवाल पूछते, सरकार हमको बोलती कि इंफॉर्मेशन हम नहीं देंगे। ऐसे तो कह रहे हैं नेताजी मर गए प्लेन क्रैश में, लेकिन जब सवाल पूछेंगे तो बोलते हैं सर नेशनल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन। नेशनल सिक्योरिटी कहां से गई भैया, तो बता, निकाल क्या रिकॉर्ड तेरे पास में। तो ये खबर करते 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 ये बढ़नी शुरू हो गई। अब मैं आगे स्टोरी काट के सीधा आपको लेके जा रहा हूँ। ये काम किसको करना चाहिए था? डॉक्यूमेंट्स को डिक्लासिफाई होना चाहिए, ये काम तो इतिहासकार होगा, वो तो कुछ कर नहीं रहे, वो तो बैठ के अपनी दुकान चला रहे हैं। किसी इतिहासकार ने डिमांड नहीं किया, उल्टा उन्होंने मजाक उड़ाया इस पूरी चीज का। सुनिए, इतिहासकार की मतलब हर एक, ये इतिहासकार हिस्ट्री कहाँ से लिखते हैं? आर्काइव में जाते हैं, जहाँ पे डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई होते हैं। ये इन लोगों को शर्म नहीं है कि ये लंदन अमेरिका में जाके डॉक्यूमेंट पढ़ लेते हैं, लेकिन भारत में रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए क्या? हम लोग की आदत है क्या? तो इन्होंने डिमांड नहीं किया, हम लोग निकल करके निकले और हम लोगों ने पूरा मोमेंटम खड़ा किया। और इसमें बहुत सारे इतिहासकार, खासकर जो बंगाली थे, इन लोगों ने बहुत नेगेटिविटी जनरेट की। तो पूरे देश में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पूरे देश में बड़ा गंदा माहौल क्रिएट कर दिया। नेताजी को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं हमारे देश के अंदर, बहुत सारी है। 2-4 बोलूंगा तो आप लोग भड़क जाओगे यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन एक भ्रांति है कि साहब सारे बंगाली नेताजी के भक्त होते हैं। किसने बोल दिया आपको नेताजी के भक्त बंगाली हैं सारे? देखो लाल सलाम कैटेगरी में आते हैं, पूछो पुत्र सुभाष चंद्र बोस को वहां पे। दूसरे वो बीसी रॉय के टाइप के लोग थे, उन्हें क्या सुभाष बोस से पसंद होगा, वो तो पूरा ये जमाने में तुल गए थे। तो ये ऐसे लगी बहुत सी कंफ्यूजन है, लोग बड़ी छोड़ दिया सुभाष बोस के बारे में, लोगों को पता ही नहीं, कोई उनको लोगों को स्पेलिंग नहीं पता लोगों को। मैं तो यहाँ नोट कर स्पेलिंग गलत लिखा लोगों ने सुभाष बोस से पहले, तो अलग कहानी। तो ये बैठ के इतिहासकार सुमित सरकार जी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नेताजी की डेथ का इशू तो बड़ा बोरिंग है। अगर बोरिंग है तो आप लोग 1.5 घंटे से क्या बोर हो गए? वो जो बैठे अमेरिका में लोग, तो क्या बोर हो गए? 2 फिल्में बन गई, फिल्म को नेशनल मिल गया, फिल्म बोर है। अगर ये बोरिंग है तो इंटरेस्टिंग क्या है? तुम्हारे जुमले उठा के कम्युनिस्ट पार्टी के, वो इंटरेस्टिंग है क्या? तो ये अजीबोगरीब सी बातें कर रहे हैं। तो ये जाकर के 2010-12 तक आते थे, हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। तब हम लोगों ने ऑल सेड एंड डन, नेताजी के सपोर्टर बहुत जबरदस्त यहाँ पे और कलकत्ता बंगाल में है। कलकत्ता में था नेताजी के परिवार वहां पर, हमने जाकर के वहां गए, मैं वहां गया और उनके परिवार से मीटिंग करी। हमने बोला देखिए हम लोग तो रिसर्चर लोग हैं, जर्नलिस्ट आदमी है, हम कोई अच्छा काम करेंगे, लोग हम पे एलिगेशन लगाते हैं पैसे कमा रहा है, आईटी सेल का। मेरे पास कोई पैसा मेरे पास भी नहीं भैया, मैं कोई अमेरिका अपने पैसे में नहीं जा रहा हूँ, लोग मुझे लेके जा रहे हैं, मैं तो पक्का आदमी हूँ।
तो पॉइंट है कि लोग आप पे एलिगेशन लगाते हैं पैसे के लिए कर रहे हो पॉलिटिकल, मैं कौन सी पॉलिटिकल 20 साल में कौन सी पार्टी के पास गया बताइए मेरे को। तो लोगों में आदत है कि बातें जिनको पसंद नहीं है नेताजी से, ये बातें कर रहे हैं। तो उनको बोला कि आप बाहर निकलिए क्योंकि आप उनके परिवार है, लोग आपको अपोज नहीं कर पाएंगे। और नेताजी के परिवार में बड़ी क्लियर कट कहानी है कि एक भाई बहन ने नहीं माना उनकी प्लेन क्रैश में डेथ हुई, एक भतीजा भतीजे ने नहीं माना प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। सिर्फ उनके परिवार का एक भतीजा जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर गया, सुशील कुमार बोस, और उसकी खानदान के लोग, एक को बेटा आपका अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, ये लोग जाकर उल्टी बातें बोलते हैं। उसके अंदर भी आपको मैं सांगूंगा कहानियां, तो आप सुन के हैरान हो जाओगे। नेताजी के उन्हीं फैमिली के लोग ने, आप इमेजिन कीजिए कि सुशील कुमार बोस नेताजी की भतीजे की सगी बहन खुल्लम खुल्ला टाइम्स ऑफ इंडिया में बोल रही है कि मेरा भाई पैसा खाए कांग्रेस से। अगर वो खुल्लम खुल्ला ये बात टाइम्स ऑफ इंडिया में बोल रही है तो कितनी बातें प्राइवेटली बोली होगी उन्होंने और बाकी लोगों ने। तो नेताजी का परिवार, उनके मिसेस वगैरह किसी ने नहीं माना उनकी प्लेन क्रैश में डेथ हुई। सिर्फ परिवार का एक बहुत छोटा सा दावा जो बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, जिसका मीडिया में नाम आता है, वो लोग कहते हैं कि मर गए, लेकिन बाकी 99% लोग कंप्लीटली उसके खिलाफ है। किसी ने नहीं माना प्लेन क्रैश में डेथ हुई, कहीं तो हड्डी ऑफिस नहीं है यहाँ पे। तो हम उनको पहुंचे उस टाइम पे कि आप बाहर निकलो, रैलियां निकालो, कैंडल मार्च निकालो, मीडिया में एजुकेट करो, तब इशू बनेगा। क्योंकि लोग हमें नहीं लेंगे, ऐसे लोग बोलेगा पॉलिटिक्स कर रहा है। लेकिन शायद परिवार, अगर परिवार पॉलिटिक्स भी करेगा तब भी आप उसका शक नहीं करोगे। तो हम लोग निकले, हमने कलकत्ता वगैरह में रैलियां निकाली, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस टाइम में मेरा ऐसी बात नहीं, उड़ीसा में मुझे तभी टेलीविजन इंटरव्यू में आए, मेरा नाम छपता है यहाँ पे बहुत मीडिया में, मुझे पता नहीं कि सत्य में, लेकिन मेरा नाम छपता है लगा, बहुत इंटरव्यू मैंने किए हैं, कुछ हुआ। तो ये यहाँ से बिल्डअप हमारा शुरू हो गया, वहां से कि आप रैली निकालो, ये करो वो करो। तो उसका आउटकम हुआ कि जिस इशू को ये बोरिंग बता रहे हैं, पहले वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने पहले पब्लिक की, जो नेताजी का नाम छपा था, ये बंगाल का रिकॉर्ड देखिए कितने सारे पहले पन्ने में सुभाष बोस को डाल दिया। और उसी बात में फिर वो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने भी हमारी बात मान के कुछ उन्होंने फाइलें पब्लिक कर दी। हुआ क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। आप जरा यहाँ ध्यान दीजिए इस बात पे। हमने सरकार से, हमने उनको कुछ उनसे एक बोला कि आप हमको ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दीजिए सूचना के अधिकार में। हमें आंसर मिलता है कि ऐसी कोई लिस्ट हमारे पास में नहीं है। नहीं, पहले बोला हमारी इंफॉर्मेशन जो सीक्रेट है, नहीं देते आपको। हमने कंप्लेंट कर दी इंफॉर्मेशन कमीशन में, तो वहां पे आके बोलते कि हमारे पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। तो तीसरी हेयरिंग के अंदर मैंने वो लिस्ट प्रोड्यूस कर दी, सीक्रेट लिस्ट। तो मिनिस्ट्री वाला कहता तेरे पास में कैसे आई है, तो कमिश्नर ने पकड़ लिया उनको, एन तिवारी जी। और एन तिवारी जी यहीं के पड़े हुए आपके, वो बाद में सेक्रेटरी साहब थे, वो रेवेन्यू साहब के पड़े हुए, वो गवर्नमेंट डिपेंडेंट के सेक्रेटरी थे, वो रिटायर, वो तो उन्होंने पकड़ लिया। उसने कहा तुम मेरे सामने झूठ कैसे बोल रहा है कि तेरे पास लिस्ट नहीं है, ये कहां से लेकर आ गई लिस्ट वाली। तो उसके बाद में ये केस हमारा चला गया इंफॉर्मेशन कमीशन में। तो जब से बड़ा एक्सटर्नली केस होता है तो फुल बेंच हियरिंग होती है। तो वजाद हबीबुल्लाह जी उस जमाने में इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, और ये बात है 2005 की, तो इसमें कोई बीजेपी बीच में नहीं आती है, ये कांग्रेस के टाइम की बात। हमने कांग्रेस के टाइम पे ही रिकॉर्ड निकाल लिए थे इनसे। वहां पे हुआ क्या कि पांचों कमिश्नर, ये तिवारी जी थे, बजाज साहब थे, पद्मा सुब्रमण्यम मैडम थी, प्रोफेसर अंसारी थे, ये सब लोग कमिश्नर सारे बैठे थे। तो ये कोर्ट की तरह काम करता है इंफॉर्मेशन कमीशन में। तो पांचों यहाँ बैठे हुए और हम लोग यहाँ पे खड़े थे, हमारी जो पार्टी थी, और यहाँ पे सरकार के लोग आए थे और होम मिनिस्ट्री के। वो इंग्लिश में कहावत है, looks good kill, you know, I would have died that day, because जैसे मुझे देख रहे थे वैसे किसी का, उनकी मैंने बहस खोल शुरू करके। तो वो वहाँ पे आकर के हमारी लड़ाई हुई बड़ी जबरदस्त उनके साथ में। तो वहाँ विदेश मंत्रालय के लोगों, सॉरी गृह मंत्रालय के लोगों ने 2-3 बातें बोली। बात चल रही थी 202 रिकॉर्ड की, हमने 202 की लिस्ट मांगी थी कि हमें 202 रिकॉर्ड चाहिए। उन्होंने बोला हमारे पास में गृह मंत्रालय में 70,000 पन्ने हैं, ये रिकॉर्ड पर है, जो आपको मैं सारी बातें खोल करके बोल रहा हूँ, सब रिकॉर्ड पे, वही मेरी पावर है। एक भी चीज को गलत साबित करोगे तो आ जाओ कोर्ट पे, मैं आपको बता दूंगा, सारी बातें रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड सब अवेलेबल है। उन्होंने ये एडमिट किया ऑन रिकॉर्ड पे कि हमारे पास 70,000 पन्ने हैं, जिसमें से कुछ रिकॉर्ड इतने सेंसिटिव हैं कि डिस्क्लोज इट मे लीड टू लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल। कुछ ऐसे हैं अगर निकलेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी, खासकर बंगाल के अंदर, अनकोट। ये उन्होंने स्टेटमेंट दे के छोड़ दिया। तो कमिश्नर सारे भड़क गए कि ये क्या मतलब, आप क्या बात कर रहे हो। तो उसके बाद में इंफॉर्मेशन कमीशन ने हमें सपोर्ट किया कि नहीं, ये गलत बात है, आज के जमाने में वो भी नेताजी बड़े सरकार को कोई आप छुपाने का मतलब नहीं है। ये लोग जो आपसे 202 रिकॉर्ड मांग रहे हैं, इनको रिकॉर्ड दो, और साथ में ये 70,000 पन्ने जो आप कह रहे हो आपके पास में, ये सारे उठाकर डालो नेशनल आर्काइव में। तो रिस्पांस में आपके उसके बाद में वो सीसीपीए की मीटिंग हुई, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, तो उन्होंने पार्शियल डिस्क्लोजर का डिसीजन लिया। तो 70 में से उन्होंने 91 रिकॉर्ड हमको दे दिए, सारे नहीं दिए, 202 मांगे थे, 91 दिए। तो सेंसिटिव रिकॉर्ड नहीं दिया हमारे को, लेकिन कुछ दे दिए।
और उसके अलावा उन्होंने 70,000 में से 17-18,000 या मैंने काउंट नहीं किया लेकिन कुछ एक हज़ार होंगे, 10-12,000 तो होंगे कम से कम, उन 1000 डॉक्यूमेंट को उन्होंने पब्लिक करके नेशनल आर्काइव भेज दिया। तो ये डिसीजन लिया है 2010 में, और मैं और मेरा दोस्त संजय चूर के पीछे पड़ गए थे हाथ मिलकर के। ये सारी घटना 2005 और 10 के बीच की, हम उनके पीछे पड़ गए, निकालो 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 करके उन्होंने निकाल दी। जब डॉक्यूमेंट नेशनल आर्काइव में जाते हैं तो टाइम लगता है, उनको प्रोसेस किया जाता है, कैटलॉग मिलती है, स्कैन कर वगैरह। तो वो करते 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 वो 2010 में पहुंचे, उनको कैटलॉग किया गया, 12 के आसपास हुआ, निकाल से 10 में ऑर्डर किया, 12 में वहां पहुंच गए, और करते करते 14 के आखिर में जाकर के नवंबर के आसपास में 2014 की जब गवर्नमेंट बदल चुकी थी, ये रिकॉर्ड रिसर्चर्स के लिए खुल गए कि नेशनल आर्काइव में जाने के बाद ही आपको पहले उसकी सबकी लिखा पढ़ी होती, तभी आपको दिखाएंगे, ऐसे दिखाते नहीं होती। और ये अब होता ये है कि ये घटना दुनिया में और जगह भी हो चुकी है। आदमी जो है गलती कर सकता है, हर एक हम ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान है, गलती कर सकते हैं। तो आप जब हजारों रिकॉर्ड जब पब्लिक करते हो तो कई बार गलती से ऐसा मान निकल जाता है जो आपको दिखाना नहीं है। तो इनका भगवान भला करे, गृह मंत्री गलती से उन्होंने ऐसा मान निकाल दिया जिनको दिखाना नहीं था, उन्होंने फोटो कॉपी निकाल दी गलती से। और ये गलती अमेरिकी भी कर चुके हैं कई बार कि सीआईए ने, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने गलती से कुछ फाइल पब्लिक की बातों को पीछे खींच लिया। तो ये, लेकिन वो किस्मत थी कि मैं वहां पे नेशनल आर्काइव पहुंच गया और पहले दिन से मेरे हाथे चढ़ गई वो दोनों फाइलें छूटती। और वो मैंने देखा कि ये वेस्ट बंगाल का जो इंटेलिजेंस ब्रांच का ऑफिस था लोकल, वो सेंट्रल आईबी के रिकॉर्ड के बेसिस के ऑर्डर के ऊपर आजादी होने के बाद सुभाष चंद्र बोस के परिवार पे जासूसी कर रहा है। और जब ये फाइलें मेरे हाथ में लगी तो मैंने अपने दोस्त चंद्रचूड़ घोष को फोन किया। मैंने कहा चंद्रचूड़ ये देख, ये है तेरा वाटरगेट स्कैंडल पार्ट 2। तो आप में से 99% लोगों को वाटरगेट का नाम नहीं पता होगा, तो आपका जानना बड़ा जरूरी है, खासकर अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्कूल के। वाटरगेट स्कैंडल दुनिया का सबसे बदनाम स्कैंडल माना जाता है, और इतना बदनाम है कि दुनिया में कोई भी स्कैंडल होता है, जैसे अभी पिछली सरकार में एक कोलगेट स्कैंडल हुआ था। वो कोल के मतलब दांतों नहीं होता, कोलगेट मतलब कोयले की खराब में पैसा खाया था, तो कोलगेट। तो जो गेट वर्ड है वो आता है वाटरगेट से। वाटरगेट ये बिल्डिंग है अमेरिका की राजधानी में, और यहाँ पे एक बड़ी घटना घटी थी सन 73 में। तो ये वाटरगेट स्कैंडल है क्या? तो हुआ ये था कि यहाँ पे रात को कुछ लोग चोरी करने के लिए घुसे रात को, और वो पकड़े गए। जब पकड़े गए तो कोर्ट में ले जाया गया। जब कोर्ट में ले जाया गया तो जज ने देखा कि अरे शक्ल से तो बड़े डिसेंट से लोग लग रहे हैं, शक्ल से चोर चक्के नहीं लग रहे। तो पूछा भाई आप हो कौन, क्या करते हो, क्या करने आए थे? तो उन्होंने बोला जी हम तो, 3 आदमी ने बोला कि हम तो रिटायर्ड गवर्नमेंट के अफसर हैं। तो 3 गवर्नमेंट रिटायर्ड के अफसर कहाँ पे थे? लोग पूछा, कहते जी सीआईए में नौकरी करते थे। तो रिटायर्ड सीआईए के 3 अफसर रात को वाटरगेट नाम की बिल्डिंग में क्या करने गए थे? कहते वहां पे डेमोक्रेटिक पार्टी का ऑफिस पकड़े गए। अमेरिका में 2 पार्टीज है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। तो डेमोक्रेटिक पार्टी अपोजिशन में थी, रिपब्लिकन पार्टी पावर में थी। तो ये 4-5 लोग, जिसमें से रिटायर्ड लोग 3 अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग थे, ये डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिस में कुछ रात को घुसे थे और ये पकड़े गए तो इनको यहाँ पे इनकी पेशी हुई, और तब खबर निकली कि ये लोग वहाँ पे जासूसी करने गए थे। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो अब तो भगवान भला करे 1000 तरीके जासूसी करने के। वो जमाने में वो डिग्रियां लगाते थे छोटी छोटी, आपके फोन टैप करना, ये करना, वो करना, उससे एक चीज होती थी। तो ये वो डिग्रियां लगाने गए थे कि वो टैपिंग लगाएंगे, उनकी सारी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। और ये लोग पकड़े गए और पहुंच गए जेल में। करते करते खबर निकली कि अमेरिका के राष्ट्रपति को इस बात का मालूम था। और जब ये बात निकली कि राष्ट्रपति को मालूम था, पूरे अमेरिका में वहाँ पे मतलब लोगों का मतलब पारा चढ़ गया सर के ऊपर, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ की जनता का, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने लोगों पे जासूसी करने की। तो ये जो वाटरगेट स्कैंडल जिसकी बात कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बदनाम स्कैंडल, वो एक बहुत, अगर आप हमारे हिसाब से देखेंगे तो बहुत छोटी चीज थी कि वो जासूसी करने की कोशिश की थी, लेकिन पकड़े गए। और पकड़ने के चक्कर में लपेटे में आ गया राष्ट्रपति। अमेरिका के पूरे इतिहास में कोई राष्ट्रपति आज तक इम्पीच नहीं हुआ। इवन जो अभी यहाँ पर लेडीज बैठी है, नहीं तो क्लिंटन ने जो हरकत की आपको बता सकता नहीं, यहाँ पे उसने जो वहाँ पर उसने काम किया था व्हाइट हाउस में, उसके बावजूद क्लिंटन जब बच गया। लेकिन ये निक्सन को उनको निकालना पड़ा और ये रिजाइन हो गया, वहाँ छोड़ के आ गया। और मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ रहा है, मैं यूएस में गया, मैं लोगों को बोला कि तुम लोग जो हो, तुम लोग बेचारे, अगर ये जो तुमने गुर्गे पकड़े थे, ये 4 बंदे जो ट्रेनिंग के लिए वो गए थे अंदर, इनको तुम एडवांस ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेजो तो पकड़े नहीं जाते। हम तुम्हारे बाप हैं ये काम करने में, ये फोन टैप करने में क्या बड़ी बात है, तुम्हारे भाई हाथ रखते हैं, हम तो पकड़े नहीं जाते। ये तो 2 फाइलें बाहर नहीं आती तो हम लोग तो ये तो किसी बात नहीं आता। तो हमारी तो बड़ी एक्सपर्टीज है इस चीज को लेकर। उस पर लिखा क्या उसका समझिए, मतलब समझिए। क्या आप आज के दिन में 2022 में सोनिया गांधी जी को राजीव गांधी जी की वाइफ बोलेंगे कि विडो बोलेंगे? अनफॉर्चुनेटली सोनिया गांधी जी राजीव गांधी जी विडो, बिकॉज़ राजीव गांधी जी इज नो मोर। तो 1955 में अगर सुभाष बोस मर गया सन 45 में, तो उसकी बीवी होगी विडो।